देश में इन दिनों बुलडोजर की खूब चर्चा है। अवैध निर्माण को तोड़ना हो या अपराधियों के घरों को गिराना हो, बुलडोजर आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। सियासत की पिच पर भी बुलडोजर छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लोग बुलडोजर बाबा कहने लगे। बुलडोजर आज एक अलग पहचान रखता है। बड़े बड़े अपराधी इसके नाम से खौफ खाते हैं। आज ब्रेन बिल्डर आपको बुलडोजर के इतिहास के बारे में ही बता रहा है। यूपी हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली हो या हरियाणा, बुलडोजर छाया हुआ है। यूपी में बुलडोजर का खौफ नेता, खनन माफिया, बाहुबली और अपराधियों पर भारी पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की गरज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये वही बुलडोजर है जिसने इमरजेंसी के दौर में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। वैसे बुलडोजर का आविष्कार इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अहम कदम था। बुलडोजर को बनाने के लिए भी अलग अलग दावे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के पहले बुलडोजर का आविष्कार जेम्स कमिंग्स और जे.एल. मैक्लियोड ने 1923 में मोरोविल में किया था। ये दोनों अमेरिका के कंसास में रहते थे, जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि बुलडोजर का आविष्कार 1904 में बेंजामिन होल्ट ने किया था। उन्होंने एक ऐसा बड़ा ब्लेड बनाया जो बड़ी मात्रा में मिट्टी को हटा सकता था। इसे ट्रैक्टर से जोड़कर चलाने के लिए बनाया गया था। यानी 99 साल पहले जिसने बुलडोजर का आविष्कार किया था, उसके दिमाग में इसके जरिए खेती किसानी करने की बात होगी। इसके बाद आया साल 1925, जब इसका अमेरिकी पेटेंट हुआ। पेटेंट नंबर था 1522378, लेकिन ये पेटेंट कृषि कार्यों में ट्रैक्टर के अटैचमेंट के तौर पर हुआ था। बुलडोजर शुरू में ट्रैक्टर जैसे ही दिखते थे। ट्रैक्टर के अगले हिस्से में लंबी पतली धातु की एक प्लेट लगाई गई थी। शुरुआती बुलडोजर्स में ड्राइवर के लिए कैबिन नहीं होता था, बल्कि उसको खुले में ही बैठना होता था। बाद में बुलडोजर्स के ब्लेड्स में भी सुधार हुआ और कैबिन भी बनाया गया। मौजूदा बुलडोजर्स में रबड़ के पहिए इस्तेमाल होने लगे हैं, जबकि इसके पहले इसमें चेन ट्रेड का इस्तेमाल होता था, जिससे ऊबड़ खाबड़ जगह में आसानी से ही चल सकता था। पूरी दुनिया में बुलडोजर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में गंदगी, पत्थर, मलबे को हटाने के लिए किया जाता है। 1950 के दशक में अमेरिका में बहुत तेजी के साथ विकास कार्य हुए, जिससे पूरी दुनिया में बुलडोजर को एक नई पहचान भी मिली। अब देखते ही देखते बुलडोजर एक अमेरिकी आइकन बन गया था। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक सिलेंडर, इलेक्ट्रिक मोटर, जीपीएस टेक्निक और ऑटोमेटिक ग्रेड कंट्रोल के साथ बुलडोजर का आकार और क्षमता पूरी तरह से बदल गई थी। वैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुलडोजर का इस्तेमाल अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों सेनाओं ने बड़े पैमाने पर किया था। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में हाईवे, रनवे के लिए बुलडोजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। सैन्य बुलडोजर पूरे यूरोप में उन गांवों में घूमते थे जहां बमबारी होती थी। वो सड़कों को साफ करने और सप्लाई लाइनों को खुला रखने के लिए काम कर रहे थे। आमतौर पर बुलडोजर, जिन्हें हम जेसीबी भी कहते हैं, पीले रंग में देखा जाता है, लेकिन शुरुआत में इसका रंग पीला नहीं, सफेद और लाल था। इसके रंग बदलने के पीछे भी दिलचस्प वाकया है। जेसीबी कंपनी को एक वक्त पर लगा था कि इसके रंग में बदलाव की जरूरत है। जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जेसीबी मशीन से काम होता था तो दूर से मशीन दिखाई नहीं देती थी। रात में भी इन मशीनों को दूर से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन बाद में जेसीबी मशीन का रंग पीला कर दिया गया, जिसके चलते जेसीबी मशीन को दूर से ही देखा जाने लगा। वैसे इस मशीन का नाम जेसीबी नहीं है, जेसीबी उस कंपनी का नाम है जो यह मशीन बनाती है। इस भारी भरकम मशीन का सही नाम बैको लोडर है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बुलडोजर कहते हैं। भारत में भी जेसीबी इंडिया की 5 फैक्ट्री और एक डिजाइन सेंटर है। वहीं जेसीबी ग्रुप की 6ठी फैक्ट्री गुजरात के बड़ोदरा में बन रही है। कंपनी ने भारत में बनी मशीनों का निर्यात 110 से ज्यादा देशों में किया है। जेसीबी के अलावा भारत में एसीई, एल&टी, वोल्वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। बुलडोजर की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है, जो 40 से 50 लाख रुपए तक जाती है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री का दौरा किया था और उन्होंने जेसीबी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। अवैध कंस्ट्रक्शन, अपराधियों की बेनामी संपत्ति पर चलते इस बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा और एमपी में शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा का नाम दिला दिया है। तो ये थी बुलडोजर की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहें।
हजारों साल पहले पश्चिम एशिया के देशों में गेहूं की खेती होने के सबूत मिले। इसके अलावा तुर्की, इराक और मिस्र में भी खुदाई के दौरान गेहूं के दाने मिल चुके हैं, जो तकरीबन 6000 साल पुराने बताए जाते हैं। यही गेहूं आज दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला अनाज है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 6020 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खपत होती है। गेहूं की सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है, उसके बाद नंबर आता है हिंदुस्तान का। आज इसी गेहूं की दुनिया भर में मारामारी हो रही है। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। सप्लाई कम होने और डिमांड बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत बढ़ने लगी। एक साल में ही भारत में गेहूं और आटे की कीमत में 20% तक का उछाल आ गया। गेहूं की कीमतों पर काबू पाने के लिए अब केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत दुनिया के उन देशों में है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2021-22 में दुनिया भर में 7,793,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसमें से 1,113 लाख टन गेहूं भारत में ही पैदा हुआ। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में पैदा होने वाले हर 100 किलो में से 14 किलो गेहूं भारत का होता है। भारत में हर साल हजारों लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। 2021-22 में भारत में गेहूं का 1,113 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि गेहूं का इतना उत्पादन तो फिर कमी कैसे हो गई? इसकी एक वजह है गेहूं के स्टॉक में गिरावट और एमएसपी पर गेहूं की खरीद में कमी। भारत में गेहूं का स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) करता है। FCI के मुताबिक मई 2021 में 525 लाख टन से ज्यादा गेहूं का स्टॉक था, जो मई 2022 में घटकर 303 लाख टन हो गया। बीते एक साल में लगातार 9 महीने तक गेहूं के स्टॉक में गिरावट आती रही। अप्रैल 2022 में करीब 190 लाख टन गेहूं का स्टॉक ही था। हालांकि मई में इसमें थोड़ा सुधार हुआ, फिर भी ये पिछले साल के मुकाबले 42% से ज्यादा कम है। गेहूं के स्टॉक में कमी की एक बड़ी वजह एमएसपी पर गेहूं की खरीद में आ रही गिरावट भी है। इस साल के लिए सरकार ने 1 क्विंटल गेहूं पर 2015 रुपए की एमएसपी तय की है, जो कि मार्केट रेट से कम है। एफसीआई के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने एमएसपी पर 178 लाख टन गेहूं खरीदा, जबकि टारगेट 195 लाख टन का था। बता दें कि गेहूं की खरीद रबी सीजन में लगभग जून तक होती है। इस लिहाज से यह आंकड़ा अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बीते सालों के आंकड़ों के मुकाबले कम रहेगा, ऐसा पूरा अनुमान है। बता दें कि 2021-22 में 433 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई थी। गेहूं का स्टॉक कम होने से गेहूं और आटे की कीमत बेतहाशा बढ़ने लगी थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के हर देश में देखने को मिला। इसकी एक वजह रूस यूक्रेन जंग भी है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा। भारत में भी गेहूं और आटे की कीमत तेज होने लगी थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक अभी भारत में 1 किलो आटे की कीमत करीब 30 रुपए है। एक साल पहले तक 1 किलो आटा 25 रुपए का आता था, यानी एक साल में ही 1 किलो आटे पर 5 रुपए बढ़ गए। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी। सरकार को उम्मीद है कि निर्यात बंद होने से देश में गेहूं और आटे की कीमत में कमी आएगी। हालांकि इससे दुनिया में गेहूं की कीमत में 6% का उछाल आने की आशंका बढ़ गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देशों में से एक है। 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। वहीं 2020-21 में भारत ने 21.55 लाख टन गेहूं बाहर बेचा था। भारत का सबसे ज्यादा गेहूं बांग्लादेश में जाता है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने खाद्यान्न संकट खड़ा होने का डर सता रहा है। गेहूं की कमी का भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल होता यह है कि सरकार एमएसपी पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है, लेकिन इस बार एमएसपी पर खरीद पिछले साल की तुलना में लगभग आधी हुई। अब सरकारी योजना में गेहूं का कोटा कम कर दिया गया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करीब 55 लाख टन गेहूं को चावल से रिप्लेस कर दिया गया। वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 61 लाख टन गेहूं को चावल से रिप्लेस किया गया, यानी मुफ्त अनाज और राशन की दुकानों पर गरीबों को अब गेहूं की बजाय चावल मिलेगा। दुनिया पर क्या असर होगा, ये जानना भी जरूरी है। ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में 19 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने खाने का संकट था। ये संख्या 2020 की तुलना में 4 करोड़ ज्यादा है। वहीं 53 देश ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2022 में खाने का संकट 2021 की तुलना में और बढ़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर जाते हुए या धार्मिक यात्राओं के समय लोग आस्था और जल्दबाजी के चक्कर में सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है? क्या पहाड़ों की क्षमता लोगों के अनुपात से कम है? क्या वहां जाने वाले सभी लोगों के फेफड़ों में उनके हिस्से की हवा नहीं मिल रही है? या फिर लोग अपनी सेहत की जांच कराए बगैर बिना पहाड़ी जलवायु में अभ्यस्त हुए यात्रा कर रहे हैं? आज ब्रेन बिल्डर इसी की वजह आपको बता रहा है। वैसे तो चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लोगों की मौत होती है, लेकिन इस बार अब तक 44 से ज्यादा भक्तों की जान जा चुकी है। केदारनाथ में 18, यमुनोत्री में 14, बद्रीनाथ में 8 और गंगोत्री में 4 भक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पहाड़ों पर जाने से पहले शरीर को एक्लेमेटाइज करना होता है। पूरी तैयारी के साथ पहाड़ पर चढ़ना होता है, जैसे पर्वतारोही चढ़ते हैं। लेकिन चार धाम यात्रा कर रहे भक्त ऐसा कुछ भी नहीं करते। पहाड़ों पर चढ़ने से पहले पहाड़ी जलवायु के हिसाब से शरीर को ढालना होता है। यह आसान नहीं होता। लोगों के पास समय कम है। लोग जल्दी जाकर जल्दी लौटना चाहते हैं, जिसकी वजह से यात्रा कर रहे लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी है आपकी सेहत। सांस संबंधी दिक्कत हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर दिल संबंधी दिक्कत हो, इसके अलावा शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो, तब आपको पहाड़ी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का ऊंचाई और उसकी जलवायु से सीधा संबंध होता है। चारधाम यात्रा में 4 जगहों की यात्रा होती है: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। भागीरथी नदी के पास स्थित गंगोत्री की ऊंचाई समुद्र तल से 3100 मीटर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ की ऊंचाई 3300 मीटर है, जबकि केदारनाथ की ऊंचाई 3583 मीटर है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहाड़ों पर जाने वालों के लिए मेडिकल रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि 24 घंटे में कम से कम 500 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 1000 मीटर की ऊंचाई ही चढ़नी होती है। लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते। लोग चारधाम जैसी यात्राओं में जल्दबाजी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी दर्शन हो जाए। इस दौरान कोई भी यात्री अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। अगर आप 500 से 1000 मीटर जाते हैं तो वहां एक दिन या रात रुककर थोड़ा ट्रैकिंग करनी चाहिए, ताकि शरीर पहाड़ी जलवायु के साथ एडजस्ट हो सके। लेकिन चार धाम यात्रा में ऐसा नहीं हो रहा है। पर्वतारोही और साइंटिस्ट जब भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। सभी का मेडिकल होता है, टेस्ट होते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एक्सपर्ट भी बताते हैं कि एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने से पहले 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने 11 दिन की यात्रा की थी। उसके बाद बेस कैंप पर पहुंचे, जहां पर 20 दिन उन्होंने आराम किया। अगर ये पर्वतारोही जल्दबाजी करते तो उनकी भी हालत खराब हो सकती थी। पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाती है। कोरोना काल में सबके फिटनेस खराब है, सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, इसकी वजह से ऊंचाई पर जाने में दिक्कत आती है। अब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो दिल का काम तेजी से बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर भी चार धाम यात्रा के दौरान यही दिक्कतें आ रही हैं। इतना ही नहीं, ऊंचाई वाले स्थान पर बीपी की समस्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहाड़ों पर जाने वाले लोग 40-50 हजार रुपए अपनी यात्रा पर खर्च करते हैं, लेकिन उससे पहले मेडिकल जांच में थोड़ा खर्च करके सेहत की रिपोर्ट नहीं लेते। पहाड़ पर पला बढ़ा व्यक्ति और मैदानी इलाकों के इंसान की शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा इसमें फर्क है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे में लोगों को चार धाम यात्रा पर जाने से पहले ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं TMT टेस्ट।
अगर इस टेस्ट में रिजल्ट 7 से 8 मेटाबॉलिक एक्विवेलेंट होता है तो वो ट्रैकिंग पर जा सकता है, अगर इससे कम तो बिल्कुल नहीं। किसी को भी एक दिन में 500 मीटर से ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। अगर अचानक से आप दिल्ली के 300 मीटर की ऊंचाई से सीधे 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके शरीर को शॉक लगेगा। पर्वतारोही और ट्रैकर हाइट गेन और हाइट लॉस के फॉर्मूले पर काम करते हैं, यानी किसी निचली ऊंचाई से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा समय वहां बिताते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। वो इसी तरह से अपने शरीर को एडजस्ट करते हैं। लेकिन 4 धाम यात्रा पर यात्री इसमें से एक भी नियम का ध्यान नहीं रखते। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की नॉलेज से भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भारत बदल रहा है और बदले दौर में 2G से 4G और अब 5G आ रहा है। 5G नेटवर्क, स्पीड और स्पेक्ट्रम नीलामी जैसे टर्म्स पिछले कई महीनों से टेलीकॉम इंडस्ट्री के टॉप ट्रेंड में शामिल है। लगभग हर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी 5G का ट्रायल करने की दावा कर रही है। कंपनियों की माने तो उन्हें GPPS में इंटरनेट स्पीड भी मिली है। जिस 4G को आप यूज कर रहे हैं और जो 5G आया है उसमें क्या फर्क है, आज ब्रेन बिल्डर इसी के बारे में आपको बता रहा है। दोस्तों, भारत 5G के युग में पहुंच गया है। अब आपके कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। अब आपको स्पीड ज्यादा मिलने वाली है। अब सिर्फ 20 सेकेंड में 3 घंटे की मूवी डाउनलोड होने वाली है। एक नए दौर में कदम रखते हुए भारत ने पहली 5G कॉल का सफल परीक्षण किया है, यानी भारत में पहली 5G कॉल कर ली गई है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने IIT मद्रास में 5G का सफल परीक्षण किया। 5G कॉल के सफल परीक्षण के दौरान ऑडियो कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल भी की गई है। इसके साथ ही भारत में 5G की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी तक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख और दूसरी डिटेल सामने नहीं आई है। वैसे ये G क्या बला है, पहले ये समझिए। G का मतलब है जनरेशन। साल 1979 में 1G की शुरुआत हुई थी। 1991 में 2G लॉन्च हुआ। 1G की तुलना में 2G की स्पीड ज्यादा थी। 1998 में 3G और 2008 में 4G आया और अब 2022 में 5G आया है। लेकिन सवाल है कि 5G कॉल्स किस तरह से 4G से अलग है। क्या है 4G कॉल और 5G कॉल का अंतर? 5G ऑडियो कॉल हो या फिर वीडियो कॉल, इसके तरीके 4G की तरह ही होंगे। ऐसा नहीं है कि 5G कॉल्स करने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन इसमें आपको मिलने वाली सुविधाएं जरूर अलग होगी और ये सुविधाएं बढ़ भी जाएगी। 5G पर आपको बेहतर स्पीच क्वालिटी यानी आवाज मिलेगी। साथ ही नए नेटवर्क पर वीडियो कॉलिंग का तरीका भी बेहतर हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग होगी बेहतर। अभी तक आप 4K और दूसरे रेजोल्यूशन की पिक्चर क्वालिटी के बारे में सुनते आ रहे होंगे। इस तरह के रेजोल्यूशन वाले वीडियो भी हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन 5G से नेटवर्क और स्पीड बेहतर होने के साथ साथ यूजर्स की वीडियो कॉल्स क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। 5G में ना वीडियो कॉल रुकेगी और ना फ्रीज होगी। मतलब ये हुआ कि HD क्वालिटी नहीं बल्कि 4K रेजोल्यूशन तक की वीडियो कॉल की जा सकेगी। 4G के आने के बाद हमें बहुत सी नई टेलीकॉम सर्विसेज देखने को मिली है। 5G से मिलेंगे नए ऑप्शन। उम्मीद है कि 5G के आने के बाद भी नेटवर्क के नए आयाम खुलेंगे। इसकी वजह से यूजर्स को नई वॉइस और वीडियो कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। एक साथ 5G वॉइस कॉल्स और 5G डेटा सर्विस मिलेगा। बेहतर नेटवर्क पर यूजर्स को रियल टाइम अनुभव मिलेगा। भारत में लोगों को लंबे समय से 5G नेटवर्क का इंतजार है। स्पीड, निश्चित तौर पर 5G नेटवर्क पर 4G की तुलना में ज्यादा स्पीड होगी। जहां 4G नेटवर्क पर 100 Mbps तक की स्पीड मिलती है, वहीं 5G पर स्पीड इससे 10 गुना ज्यादा यानी Gbps में होगी। हालांकि अभी लो बैंड 5G नेटवर्क ही उपलब्ध होंगे, जिसमें आपको 1 से 2 Gbps की स्पीड मिलेगी। यानी
आप महज कुछ सेकंड में मूवी डाउनलोड कर सकेंगे। कवरेज। 4G नेटवर्क आने के बाद भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां तक नेटवर्क की पहुंच नहीं है। 5G के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क की रेंज बढ़ाने का एक और तरीका मिलेगा। हालांकि इसकी अभी शुरुआत हो रही है, इसलिए ज्यादा शहरों में इसकी पहुंच होने में समय लगेगा। 5G सर्विस के आने के बाद कस्टमर स्लो स्पीड से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही HD क्वालिटी में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग होगी। बिना वाईफाई नेटवर्क के भी वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो चैट का फायदा मिलेगा। फोन पर गेमिंग भी पहले से मुकाबले काफी बेहतर होगी। मतलब ये हुआ कि आपके हाथ में रहने वाला फोन बहुत तेज दौड़ने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। भारत में एक से बढ़कर एक पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया और खूब नाम कमाया। ऐसे ही एक पहलवान का नाम था गामा पहलवान। इन्हें द ग्रेट गामा और रुस्तम-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता था। भारत के लिए गामा पहलवान क्यों इतने खास थे और गामा को लेकर अब भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो छिपी हुई है। आज ब्रेन बिल्डर हिंदुस्तान के द ग्रेट गामा के बारे में आपको बता रहा है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के गामा पहलवान के आगे अच्छे अच्छे पहलवान पानी भरते थे। गामा पहलवान अपने आप में जीत की गारंटी था। जिस भी अखाड़े में गामा पहलवान उतरते थे उस अखाड़े का इनाम पहले ही गामा के नाम तय हो जाता था। गामा पहलवान ने अपने जीवन के 50 साल कुश्ती को दिए और कई खिताब अपने नाम किए। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। गामा का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर एक विवाद ये है कि कुछ रिपोर्ट बताती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था और पहलवानी के शुरुआती गुण गामा पहलवान को उनके पिताजी ने ही सिखाए थे। कुश्ती के शौक की वजह से उन्होंने बचपन से ही अखाड़े में जाने का सपना देख लिया था। 10 साल की उम्र से उन्होंने अखाड़े में दांवपेच आजमाने शुरू किए और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को अखाड़े में धूल चटानी शुरू कर दी। जैसे जैसे हिंदुस्तान का द ग्रेट गामा जीतता गया, कुश्ती के अखाड़े में पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर होता गया। इसके बाद बारी आई लंदन जाने की। साल था 1910। 1910 में गामा पहलवान अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में अपनी बाजुओं की ताकत दिखाने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनकी हाइट केवल 5 फीट और 7 इंच थी। इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां के पहलवानों को खुली चुनौती दी कि वो किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती किसी भी पहलवान ने स्वीकार नहीं की थी। गामा पहलवान ने अपने करियर में कई खिताब अपने नाम किए, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 1910 और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 1927 भी जीता, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। गामा पहलवान ने मार्शल आर्ट आर्टिस्ट ब्रूस ली को भी चैलेंज किया था। जब ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले तो उन्होंने उनसे द कैट स्ट्रेच सीखा, जो योग पर आधारित पुशअप्स का वेरिएंट है। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान रुस्तम-ए-हिंद बने। गामा पहलवान की डाइट। गामा पहलवान गांव में रहने वाले थे, यही वजह थी कि उनका खान पान भी देसी था। उस वक्त भी गामा पहलवान की डाइट काफी हैवी हुआ करती थी। गामा पहलवान रोजाना 10 लीटर दूध पीते थे, साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट का हिस्सा थे। आधा किलो घी और 100 रोटी लेते थे। गामा एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। बादाम की ये ड्रिंक आज भी पहलवान जरूर पीते हैं। माना जाता है कि इस ड्रिंक से ताकत आती है और बड़े बड़े पहलवानों को मात देने में मदद मिलती है। गामा अकेले ऐसे पहलवान थे
जो 15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। इतना ही नहीं, गामा पहलवान रोज अपने गले से 54 किलो का पत्थर बांधकर 1 किलोमीटर तक भागा भी करते थे। गामा पहलवान की एक्सरसाइज। हिंदुस्तान का ये पहलवान रोजाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती करता था। उनकी एक्सरसाइज में 5000 हिंदू स्क्वाट्स या बैठक, 5000 हिंदू पुशअप्स या दंड हुआ करते थे। सयाजी बाग के बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूबिकल पत्थर रखा हुआ है, जिसका वजन है करीब 1200 किलो। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा ने 1200 किलो के इस पत्थर को अकेले उठा लिया था। विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण गामा पहलवान लाहौर चले गए थे। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से लड़ी थी। खास बात ये रही कि इस पहलवान ने अपने जीवन में 50 से ज्यादा कुश्ती लड़ी थी और एक को भी नहीं हारा था। फिर वक्त आया जब गामा पहलवान ने कुश्ती छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत शुरू हुई और उनकी हालत खराब होती गई। इस मशहूर पहलवान के पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि आखिरी समय में उन्हें अपने मेडल तक बेचने पड़े थे। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 1960 में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आज भारत रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गामा पहलवान के बारे में नहीं पता। हालांकि आज भी गामा पर हिंदुस्तान गर्व करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जापान का क्योटो शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ खिले ये चेरी ब्लॉसम के फूल पर्यटकों को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। क्योटो के पेड़ों पर खिले चेरी ब्लॉसम के ये फूल इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। हर साल अप्रैल, मई और जून के बीच पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर इस बार इन पर साफ साफ दिखाई दिया। आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बिल्डर में आपका स्वागत है। जापान के क्योटो शहर में वसंत इस बार समय से पहले आ गया है। चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने से जापान के लोग और पर्यटक भले ही खुश हों, लेकिन वैज्ञानिक इस वक्त परेशान हैं और इसकी वजह बना है ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो में चेरी ब्लॉसम जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से अपने समय से 11 दिन पहले ही खिल गए। इस पर जापान में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि चेरी ब्लॉसम के फूल समय से पहले कैसे खिल गए और क्यों खिल गए। जब स्टडी का रिजल्ट वैज्ञानिकों के सामने आया तो इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग निकला। तापमान का बढ़ना और घटना किसी भी फूल के खिलने और पूरी तरह से ब्लूम होने को प्रभावित करता है। रिसर्च में पता चला है कि 1820 के बाद से अब तक तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सर्दियों में तापमान काफी नीचे गया, लेकिन गर्मियों में तेजी से ऊपर चढ़ा, जिससे चेरी ब्लॉसम के पीक की तारीख हर साल बदलती गई। लेकिन जलवायु परिवर्तन ही नहीं, बल्कि अर्बन वार्मिंग ने भी क्योटो में चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने की तारीखों को बदल दिया है। फूलों का जल्दी खिलना, जैसा कि 2021 में था, सदी में एक बार होता है। पिछले साल चेरी ब्लॉसम 26 मार्च को खिले थे, जो पिछले 1000 सालों में पहली बार हुआ था। इस साल 1 अप्रैल तक फूल पूरी तरह से खिल गए थे, जो कि अपने समय से पहले थे। क्योटो में खिले चेरी ब्लॉसम के ये फूल वसंत आने का संकेत देते हैं। चेरी ब्लॉसम तब तक नहीं खिलते जब तक तापमान लगातार कई दिनों तक इसके खिलने के लिए पर्याप्त गर्म ना हो। आमतौर पर क्योटो में ये तापमान मार्च में होता है, जब तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योटो में जलवायु परिवर्तन की वजह से चेरी ब्लॉसम के खिलने की स्टेज में करीब 6 दिनों का फर्क आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कारण सिर्फ इंसान ही है। जैसे जैसे शहरों में औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, दिन रात गर्म होते जा रहे हैं। क्योटो के मामले में तापमान की वजह से शहर के बाहर के चेरी ब्लॉसम 5 दिन पहले खिल रहे हैं। टीम ने क्योटो के केंद्र में और गांव के इलाके दोनों के वेदर स्टेशन जाकर तापमान की तुलना भी की थी। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इंसानी गतिविधियां बंद सी थी, लेकिन इसके बावजूद जापान में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम नहीं हुआ।
ये लगातार बढ़ता ही रहा। सिर्फ जापान ही नहीं, इसके आसपास के देशों में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, जिसका असर चेरी ब्लॉसम के इन फूलों पर भी दिखाई दिया। चेरी ब्लॉसम एक खूबसूरत फूल है और ये बहुत कम समय के लिए कुछ ही देशों में खिलता है। भारत, पाकिस्तान, जापान, साइबेरिया और चीन इसके लिए खास देश माने जाते हैं। जापान में तो इस फूल के खिलने की खुशी में सेलिब्रेशन होता है। चेरी ब्लॉसम के फूल गुलाबी, सफेद और पीले रंग में दिखते हैं। अब तो भारत में भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, चेरी ब्लॉसम या सकुरा जापान का राष्ट्रीय फूल भी है। चेरी ब्लॉसम के पौधे 25 से 30 मीटर तक बढ़ जाते हैं, लेकिन तापमान में जो बदलाव आ रहा है उसका असर इन खूबसूरत फूलों पर नजर आ रहा है, क्योंकि सब आपस में जुड़े होते हैं। फूल खिलने के साथ साथ कीड़ों का विकास भी जुड़ा हुआ है। अगर उनके विकास के दौरान फूल पहले से ही खिलकर झड़ गए तो उनके लिए पोषण की समस्या पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर फूलों के खिलने के समय कीड़े नहीं रहे तो और मुश्किल हो जाएगी। जापान में चेरी ब्लॉसम के उगने और खिलने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। इस समय लोग अपने परिजनों से मिलते हैं, घूमने जाते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर चेरी ब्लॉसम की तस्वीरें शेयर भी करते हैं। क्योटो में चेरी ब्लॉसम के आने की खुशी और त्योहार 9वीं सदी से ही मनाया जा रहा है। वैसे सिर्फ जापान ही नहीं, इससे पहले वॉशिंगटन में भी चेरी ब्लॉसम समय से पहले खिल गए थे। वॉशिंगटन में 20 मार्च को ये फूल खिल गए थे। जापान में 27 मार्च को सबसे ज्यादा फूल खिलने का रिकॉर्ड है। साल 1236, 1409 और 1612 में 27 मार्च को ही चेरी ब्लॉसम के फूल सबसे ज्यादा खिले थे, लेकिन इस बार इसने पहले खिलकर 1200 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनके खिलने के डेटा के जरिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरनाक असर का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेड़ अपने आप में एक जीवित प्रयोगशाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फ्रांस के लोअर म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग है। 1503 से 1519 तक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था। साथ ही ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। इसकी कीमत $867 मिलियन आंकी गई है, यानी भारतीय रुपयों में यह कीमत हुई 6.4 हजार करोड़ रुपए। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को पूरे 16 साल लगे थे। सिर्फ मोनालिसा की मुस्कान को बनाने में ही 12 साल लग गए थे। पिछले लंबे समय से कई रिसर्चर इसके रहस्यमयी मुस्कान का पता लगा रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमयी मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो यह हंसती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने सुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया था। मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में आउटलाइन का उपयोग नहीं हुआ है। अभी यह सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर लियोनार्डो दा विंची ने बिना आउटलाइन के मोनालिसा की पेंटिंग कैसे बनाई होगी। दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग में कुछ कोड भी छिपाए थे, जिस पर रिसर्च करने के बाद हमें यह कोड मिला, ला रिस्पोटा सा ट्रोवा क्यू, जो इटली भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब है उत्तर यहाँ पर है। मोनालिसा की राइट आंख पर LV लिखा हुआ है और लेफ्ट आंख पर C या VB लिखा हुआ है। उनका दावा है कि LV का मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस पेंटिंग के जरिए लियोनार्डो दा विंची ने हमें एलियन से आगाह किया है। मोनालिसा की पेंटिंग को आईने से सटाकर देखने पर बीच में एलियन की तस्वीर बनती है। हैरान करने वाली बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपना सीक्रेट कोड यहीं पर लिखा था। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में सुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक में रंगों का इस तरीके से बारीक इस्तेमाल किया जाता है कि तस्वीर पर पेंट किया गया है या नहीं ये पता ही नहीं चलता। एकदम असली लगता है, चाहे आप तस्वीर को कितना भी जूम करके देख लें। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 17 तरीके के ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया था। ये ऑयल पेंट एक दूसरे के ऊपर लगाए गए थे। अभी तक आपने CNG से, पेट्रोल से, डीजल से कारों को चलते हुए देखा होगा।
अब तो भारत में बैटरी कार भी आ गई हैं, यानी उन्हें चार्ज करिए और 200 से 300 किलोमीटर आसानी से चलिए। अब भारत में मोदी सरकार एथेनॉल लेकर आई है। क्या है एथेनॉल और कैसे ये एथेनॉल काम करता है, ये आज आपको ब्रेन बिल्डर बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन ब्राजील और भारत जैसे देश इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% से ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से तेल मंगाता है। लेकिन अब जिस तरह से देश में एथेनॉल पर सरकार कदम उठा रही है, उससे न सिर्फ पर्यावरण बेहतर हो रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक देश में 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बेचा जाए। देश ने पेट्रोल में 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है, जिसका जिक्र पर्यावरण दिवस पर खुद पीएम मोदी ने भी किया। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से समझना भी जरूरी है कि पेट्रोल में एथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एथेनॉल का अल्कोहलिक होना, जो गन्ने और शर्करा युक्त कई तरह के उत्पादों से बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और गाड़ियां एथेनॉल के जरिए ही आसानी से चलेगी। एथेनॉल की जहाँ भी बात होती है, ब्लेंडिंग का जिक्र भी आता है। ये ब्लेंडिंग क्या है, अब इसे समझते हैं। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है कि तेल में एथेनॉल मिलाया जाना। एथेनॉल की खरीद सालाना 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 320 करोड़ लीटर हो गई है। इको फ्रेंडली फ्यूल की लागत कम है। ये एमटीबी जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित माना गया है। पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन से उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। कुछ आंकड़े देखिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। देश के किसानों को एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 सालों में 40,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से देश में हर लीटर ईंधन के इस्तेमाल पर करीब 20 रुपए की राहत मिलेगी, जिसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अगर 100% एथेनॉल पर चलने वाला इंजन बना लिया जाता है तो ईंधन बेहद सस्ता पड़ेगा। ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही है। बाकी गाड़ियों के ईंधन में भी करीब 24% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही है। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी तक दी जाती है। यही वजह है कि इन देशों में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। भारत में भी अब 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत में अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम हो रहा है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने पहले ही 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने की शुरुआत कर दी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है जिसमें 100% पेट्रोल या एथेनॉल का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1944 में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने एथेनॉल पर काम किया था
उस दौर में एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने अल्कोहल मिला पेट्रोल सेना को भी सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है, इसका पता करीब 8 दशक पहले ही चल गया था और इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी एथेनॉल से गाड़ियां चलने लगेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने सीएनजी से, पेट्रोल से, डीजल से कारों को चलते हुए देखा होगा। अब तो भारत में बैटरी कार भी आ गई हैं, यानी उन्हें चार्ज करिए और 200 से 300 किलोमीटर आसानी से चलिए। अब भारत में मोदी सरकार एथेनॉल लेकर आई है। क्या है एथेनॉल और कैसे ये एथेनॉल काम करता है, ये आज आपको ब्रेन बिल्डर बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन ब्राजील और भारत जैसे देश इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% से ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से तेल मंगाता है। लेकिन अब जिस तरह से देश में एथेनॉल पर सरकार कदम उठा रही है, उससे न सिर्फ पर्यावरण बेहतर हो रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक देश में 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बेचा जाए। देश ने पेट्रोल में 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है, जिसका जिक्र पर्यावरण दिवस पर खुद पीएम मोदी ने भी किया। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से समझना भी जरूरी है कि पेट्रोल में एथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एथेनॉल का अल्कोहलिक होना, जो गन्ने और शर्करा युक्त कई तरह के उत्पादों से बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और गाड़ियां एथेनॉल के जरिए ही आसानी से चलेगी। एथेनॉल की जहाँ भी बात होती है, ब्लेंडिंग का जिक्र भी आता है। ये ब्लेंडिंग क्या है, अब इसे समझते हैं। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है कि तेल में एथेनॉल मिलाया जाना। एथेनॉल की खरीद सालाना 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 320 करोड़ लीटर हो गई है। इको फ्रेंडली फ्यूल की लागत कम है। ये MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित माना गया है। पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन से उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। कुछ आंकड़े देखिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। देश के किसानों को एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 सालों में 40,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से देश में हर लीटर ईंधन के इस्तेमाल पर करीब 20 रुपए की राहत मिलेगी, जिसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अगर 100% एथेनॉल पर चलने वाला इंजन बना लिया जाता है तो ईंधन बेहद सस्ता पड़ेगा। ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही है।
बाकी गाड़ियों के ईंधन में भी करीब 24% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही है। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी तक दी जाती है। यही वजह है कि इन देशों में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। भारत में भी अब 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत में अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम हो रहा है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने पहले ही दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने की शुरुआत कर दी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है जिसमें 100% पेट्रोल या एथेनॉल का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1944 में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने एथेनॉल पर काम किया था। उस दौर में एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने अल्कोहल मिला पेट्रोल सेना को भी सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है इसका पता करीब 8 दशक पहले ही चल गया था और इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी एथेनॉल से गाड़ियां चलने लगेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने सीएनजी से, पेट्रोल से, डीजल से कारों को चलते हुए देखा होगा। अब तो भारत में बैटरी कार भी आ गई हैं, यानी उन्हें चार्ज करिए और 200 से 300 किलोमीटर आसानी से चलिए। अब भारत में मोदी सरकार एथेनॉल लेकर आई है। क्या है एथेनॉल और कैसे ये एथेनॉल काम करता है, ये आज आपको ब्रेन बिल्डर बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन ब्राजील और भारत जैसे देश इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% से ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से तेल मंगाता है। लेकिन अब जिस तरह से देश में एथेनॉल पर सरकार कदम उठा रही है, उससे न सिर्फ पर्यावरण बेहतर हो रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक देश में 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बेचा जाए। देश ने पेट्रोल में 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है, जिसका जिक्र पर्यावरण दिवस पर खुद पीएम मोदी ने भी किया। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से समझना भी जरूरी है कि पेट्रोल में एथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एथेनॉल का अल्कोहलिक होना, जो गन्ने और शर्करा युक्त कई तरह के उत्पादों से बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और गाड़ियां एथेनॉल के जरिए ही आसानी से चलेगी। एथेनॉल की जहाँ भी बात होती है, ब्लेंडिंग का जिक्र भी आता है। ये ब्लेंडिंग क्या है, अब इसे समझते हैं। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब है कि तेल में एथेनॉल मिलाया जाना। एथेनॉल की खरीद सालाना 38 करोड़ लीटर से बढ़कर अब 320 करोड़ लीटर हो गई है। इको फ्रेंडली फ्यूल की लागत कम है। ये MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित माना गया है। पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है।
इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन से उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। कुछ आंकड़े देखिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। देश के किसानों को एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 सालों में 40,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से देश में हर लीटर ईंधन के इस्तेमाल पर करीब 20 रुपए की राहत मिलेगी, जिसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अगर 100% एथेनॉल पर चलने वाला इंजन बना लिया जाता है तो ईंधन बेहद सस्ता पड़ेगा। ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही है। बाकी गाड़ियों के ईंधन में भी करीब 24% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही है। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी तक दी जाती है। यही वजह है कि इन देशों में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। भारत में भी अब 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत में अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम हो रहा है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने पहले ही 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने की शुरुआत कर दी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है जिसमें 100% पेट्रोल या एथेनॉल का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1944 में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने एथेनॉल पर काम किया था। उस दौर में एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने अल्कोहल मिला पेट्रोल सेना को भी सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है इसका पता करीब 8 दशक पहले ही चल गया था और इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी एथेनॉल से गाड़ियां चलने लगेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। क्या सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है? क्या अब सरस्वती नदी नहीं दिखती? माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सबने देखा है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखती। हालांकि अब भी ये माना जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। आज ब्रेन बिल्डर आपको सरस्वती के उद्गम स्थल पर लेकर जाएगा, जहां आप साक्षात मां सरस्वती के दर्शन करेंगे। हमारे ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर सरस्वती नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां पर जलाशय है। आज ब्रेन बिल्डर आपको सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर लेकर आया है। यही है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। जहां सरस्वती नदी का उद्गम होता है वहां पर सरस्वती का एक मंदिर है, जिसे लोग अब दूर दूर से देखने आते हैं। सरस्वती नदी को जानकर भले ही लुप्त बता रहे हों, लेकिन आज भी सरस्वती नदी पूरी शान से बहती है। आज भी ये नदी लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर ऐसा ना होता तो लोग दूर दूर से इसके उद्गम स्थल को देखने ना आते। सरस्वती नदी उत्तराखंड के आदि बद्री से निकलती है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है माणा गांव। माणा गांव जहां पर खत्म होता है वहीं पर है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान और यही है मां सरस्वती का उद्गम स्थल। लोग आज भी स्थान को तीर्थ की तरह पूजते हैं। सरस्वती का उद्गम उत्तराखंड में रूपण नाम के ग्लेशियर से होता है। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है।
सरस्वती के पास भीम पुल आज भी साफ साफ दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक स्वर्ग जाते समय महाबली भीम ने 2 चट्टानों को खींचकर ये पुल बनाया था, जिस पर आज भी भीम के हाथ के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। इसी पुल को अब स्वर्ग की तरफ जाने वाला पुल भी कहा जाता है। जब पांडव स्वर्ग की ओर जाने के लिए इस स्थान पर पहुंचे थे तो यहां आकर द्रौपदी को नदी पार करने से डर लगने लगा था। जब भीम ने सरस्वती से रास्ता मांगा तो सरस्वती ने इनकार कर दिया। उसी वक्त भीम ने चट्टान खींचकर द्रौपदी के लिए नदी पर पुल बना दिया था। भीम की उंगलियों के निशान आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। तब से ही इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया। माना जाता है कि भीम ने गुस्से से जमीन पर अपनी गदा से प्रहार किया था, जिससे सरस्वती नदी पाताल लोक में चली गई। इस भीम पुल के नीचे से अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती बहुत वेग और शोर के साथ बहती है। आगे चलकर नदी अलकनंदा से मिलकर अदृश्य हो जाती है। ऋग्वेद के मंडल 7 को अगर पढ़ा जाए तो इसमें कहा गया है कि एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरस्वती नदी का तल हड़प्पा कालीन था और ये नदी 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। इसके बाद बहुत से बदलाव हुए, जिसके बाद कई नदियां गायब हो गई। इनमें एक सरस्वती भी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी नदी के किनारे हजारों साल पहले वेद पुराणों की रचना हुई। पूरे विश्व को शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान भी इसी सरस्वती की गोद में मिला। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। इसकी वजह यह थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। कहते हैं कि वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। आज भी सरस्वती के उद्गम स्थल पर इस नदी की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर जब हम पहुंचे तो यहाँ लोग इसकी पूजा करते दिखे। लोगों के लिए इस नदी का उद्गम स्थल तीर्थ है। लोगों ने गंगा और यमुना को साक्षात देखा है, लेकिन सरस्वती आदि बद्री में ही नजर आती है, जिस वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस नदी की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी नदी को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन इनमें भी सबसे प्राचीन नदी सिंधु और सरस्वती को ही माना गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भारत में एक से बढ़कर एक पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया और खूब नाम कमाया। ऐसे ही एक पहलवान का नाम था गामा पहलवान। इन्हें द ग्रेट गामा और रुस्तम हिंद के नाम से भी जाना जाता था। भारत के लिए गामा पहलवान क्यों इतने खास थे और गामा को लेकर अब भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो छिपी हुई है। आज ब्रेन बिल्डर हिंदुस्तान के द ग्रेट गामा के बारे में आपको बता रहा है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के गामा पहलवान के आगे अच्छे अच्छे पहलवान पानी भरते थे। गामा पहलवान अपने आप में जीत की गारंटी था। जिस भी अखाड़े में गामा पहलवान उतरते थे उस अखाड़े का इनाम पहले ही गामा के नाम तय हो जाता था। गामा पहलवान ने अपने जीवन के 50 साल कुश्ती को दिए और कई खिताब अपने नाम किए। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। गामा का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर एक विवाद ये है कि कुछ रिपोर्ट बताती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था और पहलवानी के शुरुआती गुण गामा पहलवान को उनके पिताजी ने ही सिखाए थे। कुश्ती के शौक की वजह से उन्होंने बचपन से ही अखाड़े में जाने का सपना देख लिया था,
10 साल की उम्र से उन्होंने अखाड़े में दांवपेच आजमाने शुरू किए और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को अखाड़े में धूल चटानी शुरू कर दी। जैसे जैसे हिंदुस्तान का द ग्रेट गामा जीतता गया, कुश्ती के अखाड़े में पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर होता गया। इसके बाद बारी आई लंदन जाने की। साल था 1910। 1910 में गामा पहलवान अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में अपनी बाजुओं की ताकत दिखाने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनकी हाइट केवल 5 फीट और 7 इंच थी। इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां के पहलवानों को खुली चुनौती दी कि वो किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती किसी भी पहलवान ने स्वीकार नहीं की थी। गामा पहलवान ने अपने करियर में कई खिताब अपने नाम किए, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 1910 और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 1927 भी जीता, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। गामा पहलवान ने मार्शल आर्ट आर्टिस्ट ब्रूस ली को भी चैलेंज किया था। जब ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले तो उन्होंने उनसे द कैट स्ट्रेच सीखा, जो योग पर आधारित पुशअप्स का वेरिएंट है। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान रुस्तमे हिंद बने। गामा पहलवान की डाइट। गामा पहलवान गांव में रहने वाले थे, यही वजह थी कि उनका खान पान भी देसी था। उस वक्त भी गामा पहलवान की डाइट काफी हैवी हुआ करती थी। गामा पहलवान रोजाना 10 लीटर दूध पीते थे, साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट का हिस्सा थे। आधा किलो घी और 100 रोटी लेते थे। गामा एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। बादाम की ये ड्रिंक आज भी पहलवान जरूर पीते हैं। माना जाता है कि इस ड्रिंक से ताकत आती है और बड़े बड़े पहलवानों को मात देने में मदद मिलती है। गामा अकेले ऐसे पहलवान थे जो 15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। इतना ही नहीं, गामा पहलवान रोज अपने गले से 54 किलो का पत्थर बांधकर 1 किलोमीटर तक भागा भी करते थे। गामा पहलवान की एक्सरसाइज। हिंदुस्तान का ये पहलवान रोजाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती करता था। उनकी एक्सरसाइज में 5000 हिंदू स्क्वाट्स या बैठक, 5000 हिंदू पुशअप्स या दंड हुआ करते थे। सयाजी बाग के बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूबिकल पत्थर रखा हुआ है, जिसका वजन है करीब 1200 किलो। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा ने 1200 किलो के इस पत्थर को अकेले उठा लिया था। विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण गामा पहलवान लाहौर चले गए थे। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से लड़ी थी। खास बात ये रही कि इस पहलवान ने अपने जीवन में 50 से ज्यादा कुश्ती लड़ी थी और एक को भी नहीं हारा था। फिर वक्त आया जब गामा पहलवान ने कुश्ती छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत शुरू हुई और उनकी हालत खराब होती गई। इस मशहूर पहलवान के पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि आखिरी समय में उन्हें अपने मेडल तक बेचने पड़े थे। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 1960 में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आज भारत रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गामा पहलवान के बारे में नहीं पता। हालांकि आज भी गामा पर हिंदुस्तान गर्व करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।